कैसे हैं दोस्तों आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपका थ्योरी ऑफ सप्लाई चैप्टर चल रहा था और मैंने इससे पहले आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको लॉ ऑफ सप्लाई तक पढ़ा दिया था। चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे मूवमेंट अलोंग अ सप्लाई कर्व। ठीक है, तो इससे पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी, किसी टेक्निकल इशू की वजह से वो दिक्कत आ गई और वो वीडियो शूट ही नहीं हो पाई, तो मैं दोबारा कर दे रहा हूँ। तो चलिए, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व होता क्या है ये समझिए। देखिए, इसको आप कह सकते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई भी एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि इसको पहले समझिए होता क्या है। जब भी अदर फैक्टर क्या हो, कांस्टेंट हो, जो भी बातें हैं, जो भी स्थितियां वो सब स्थिर हो अपनी जगह और केवल प्राइस इफेक्ट करती हो सप्लाई को। अगर प्राइस बढ़े तो सप्लाई बढ़े, प्राइस घटे तो सप्लाई घटे। जब केवल प्राइस ही इफेक्ट करेगी सप्लाई को, तब ऐसी सिचुएशन में सप्लाई कर्व मूवमेंट करती है। ठीक है, अब देखिए इसमें दो तरीके से होता है, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई होता है और एक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई होता है। तो इसको समझते हैं क्या होता है। एक्सटेंशन सप्लाई में क्या होता है, कीप अदर फैक्टर्स रिमेनिंग, बाकी सारी बातें स्थिर रहेंगी अपनी जगह। व्हेन क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज ड्यू टू राइज इन प्राइस, प्राइस के बढ़ने के कारण क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। और एक्सटेंशन में हमेशा याद करिएगा, एक्सटेंशन में बढ़ना, एक्सटेंशन का मतलब ही होता बढ़ जाना। तो एक्सटेंशन में सप्लाई कर्व सप्लाई क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, तो इसको आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। प्राइस क्या हो रहा है भाई, 1 रुपए थी तो क्वांटिटी सप्लाई 1 ही की हो रही है, लेकिन प्राइस बढ़ गई 5 हो गई तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो गई, 5 हो गई। ठीक है, डायग्राम में आप देखिए, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई के डायग्राम में डायग्राम कर्व यहां पर शिफ्टिंग नहीं होगा, यहां पर मूवमेंट होगा। मूवमेंट कैसा होगा भाई, बढ़ रहा है तो अपवर्ड मूवमेंट होगा। कैसा होगा, अपवर्ड मूवमेंट, ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा। आई थिंक आपको एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई में। कीप अदर फैक्टर कांस्टेंट, सारी बातें क्या हो, अपनी जगह स्थिर हो। अब समझिए, व्हेन क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज होगी, क्यों होगी, फॉल इन प्राइस की वजह से, प्राइस के घटने के कारण हो जाएगी। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन मतलब ही घटना होता है। तो जहां पर क्वांटिटी सप्लाई क्या हो रही हो, घट रही हो, वहां पर कॉन्ट्रैक्शन सप्लाई का कॉन्सेप्ट आएगा। और वो क्यों घटेगी, प्राइस के घटने की वजह से। सप्लाई में आप जानते हैं पॉजिटिव रिलेशन होता है, अगर प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी माइनस होगी, मतलब घटेगी। तो ये आपका डायग्राम रहा। 5 रुपए पहले था, 5 रुपए 5 क्वांटिटी मिलती थी, 1 रुपया तो अब एक ही क्वांटिटी मिलेगी। और ऐसी सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्शन सप्लाई की कर्व आपकी डाउनवर्ड बनती है। कैसी बनती है, कुछ इस तरह डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। कैसा होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम समझते हैं शिफ्टिंग इन सप्लाई का। शिफ्टिंग इन सप्लाई कर्व क्या होता है, इसको पहले समझिए। इसको आप कह सकते हैं चेंज इन सप्लाई। आप एक तरह से इसको ये कह सकते हैं चेंज इन सप्लाई है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें प्राइस इफेक्ट नहीं करेगी, प्राइस इफेक्ट नहीं करेगी। यहां पर क्या होगा, सिचुएशन या कंडीशन या फैक्टर कह सकते हैं आप, फैक्टर पे डिपेंड होगा। क्या होगा यहां पर कि भैया किसी तरीके का फेरेबल या अनफेरेबल चेंज की वजह से सप्लाई क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, यहां पर प्राइस बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगी। तो इसको आप समझिए, इसमें दो तरीके का होता है, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई। अब इंक्रीज इन सप्लाई में आपको समझ में आ जाएगा क्या मैटर है इसमें। When more quantity is supplied at time same price, प्राइस क्या हो, क्वांटिटी सप्लाई क्या हो भाई, बढ़ रही हो, लेकिन प्राइस क्या हो, सेम हो। और चेंज, और किस वजह से वो चेंज हो रही है, फेरेबल चेंज की वजह से। चेंज कैसा आ रहा है, फेरेबल चेंज आ रहा है। मान लीजिए अगर आपकी किसी चीज को आप पसंद करते हैं या प्रेफर करते हैं, तो आप क्या करेंगे, चाहे वो जितना महंगा हो या चाहे वो जितना सस्ता हो, आप उसको परचेज करेंगे या फिर एक सप्लायर क्या करेगा, उसको सेल करेगा। तो वेरिएबल चेंज, मान लीजिए स्वेटर है, अभी आपका विंटर चल रहा था, तो विंटर में आप जैकेट्स वगैरह खरीद रहे होंगे, तो क्यों कर रहे थे, वेरिएबल चेंज था। सीजन कह रहा था कि इन सबको परचेज करो, और एक सेलर क्या कर रहा था, उन्हीं चीजों को ला रहा था, गर्म कपड़ों को ला रहा था अपनी दुकान पर और बेच रहा था, क्योंकि वो फेरेबल चेंज था। वो क्या बोलता, सीजन की वजह से क्या हो रहा था, फैक्टर की वजह से चेंज आ रहे थे। तो भाई फेरेबल चेंज जब होगा तो मोर क्वांटिटी सप्लाई होगी, और जब मोर क्वांटिटी सप्लाई होगी तो इंक्रीज इन सप्लाई की सिचुएशन आएगी। यहां पर देखिए प्राइस जो है नहीं चेंज हो रही है, 10 पे रुकी है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाई क्या हो रही है, 20 से 30 हो गई ना, बढ़ गई, बिना प्राइस के घटे बढ़े, तो प्राइस यहां पे इफेक्ट कर ही नहीं रही है। और ऐसी सिचुएशन में इंक्रीज इन सप्लाई में
सप्लाई S1 से S2 चली जाएगी, मतलब राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो जब भी इंक्रीज इन सप्लाई बनेगा तो सप्लाई कर्व को आप राइटवर्ड शिफ्ट कर देंगे। इतनी बात क्लियर होगा। डिक्रीज इन सप्लाई को समझ लेते हैं। व्हेन लेस क्वांटिटी इज सप्लाई एट द सेम प्राइस, प्राइस सेम हो और क्वांटिटी क्या हो, लेस सप्लाई की जा रही हो, कम से कम सप्लाई कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन मतलब अनफेवरेबल सिचुएशन है। सिचुएशन कैसी है, अनफेवरेबल है। इस वजह से भाई सप्लाई आपकी डिक्रीज हो रही है। और जब डिक्रीज, यहां पर देख लीजिए प्राइस में कोई चेंज है नहीं, कोई चेंज हो नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी पहले 30 थी, अब 20 हो गई, मतलब घट गई। और जब भी घटेगी तो डिक्रीज इन सप्लाई में भाई आपका जो कर्व है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगी, मतलब पीछे की ओर शिफ्ट होगी। आई थिंक आपको इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन सप्लाई, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई, आई थिंक समझ में आ गया। हम लोग समझते हैं कि भाई एक कॉन्सेप्ट रह जाता है, ये बहुत एग्जाम में आजकल आ रहा है कि जीएसटी का सप्लाई पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और सब्सिडी का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए जीएसटी का सिंपल सा लॉजिक है, यहां पर समझिएगा, बहुत सोचने की जरूरत नहीं, सिंपल सा है। अगर देखिए सप्लाई कर्व पे पहले जीएसटी ना लगी हो, जीएसटी ना लगी हो और जीएसटी लग जाए, जीएसटी लग जाए तो भाई वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है। अब कैसे हो जाता है ये समझिएगा। अब देखिए यहां पर क्या होता है कि आप किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए आप 10,000 चीजें कुछ बनाते हैं, कोई भी कॉमोडिटी बनाते हैं आप, ठीक है, कोई भी कॉमोडिटी आप बनाते हैं, लेकिन 10,000 से ज्यादा आप एक भी कॉमोडिटी बना देते हैं तो उस पर जीएसटी लग गई। अगर जीएसटी लग जाएगी तो भाई क्या होगा, उस पर जो प्राइस है, मतलब उसकी प्राइस बढ़ेगी ना, जीएसटी लगेगी उस कॉमोडिटी पे, प्राइस ऐड और होगी तो वो महंगी होगी, और महंगी जब होगी तो एक सेलर कभी भी नहीं चाहेगा महंगी से महंगी चीज बनाना। वो क्यों ऐसा रिस्क उठाएगा कि बहुत महंगी चीज हम करें, ठीक है। तो क्या होता है जब जीएसटी किसी प्रोडक्ट पर ज्यादा लग जाती है तो भाई क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या आता है, सप्लाई कर्व पे आफ्टर जीएसटी का रिजल्ट क्या आता है, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है, वो S2 पे चली जाती है, S1 से S2 की तरफ चली जाती है। जब तक जीएसटी नहीं लगी रहती तब तक वो राइट ही में रहती है, लेकिन जीएसटी जब लग जाती है तो वो लेफ्टवर्ड, तो मतलब लेफ्टवर्ड मूवमेंट शिफ्टिंग होती है इसकी। आई थिंक आपको जीएसटी का इंपैक्ट समझ में आ गया। जीएसटी किसी भी प्रोडक्ट पर लग जाएगी तो सप्लाई कर्व पीछे चली जाएगी, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आएगा। इसी का उल्टा है सब्सिडी में। सब्सिडी में क्या होता है सप्लाई कर्व के साथ कि अगर मान लीजिए पहले बिफोर सप्लाई नहीं लगी है, क्या बोलते हैं, सप्लाई पर सब्सिडी नहीं लगी है, तो भाई वो यहीं पर रहेगी। लेकिन सब्सिडी मतलब छूट मिल जाना। भाई किसी प्रोडक्ट को बनाने में किसी सेलर को या प्रोड्यूसर को छूट मिली तो वो क्या करेगा भाई, बनाना शुरू करेगा, बोलेगा भाई बनाओ सस्ता पड़ रहा है, बनाएगा। और तब क्या होगा भाई, जब सब्सिडी पे लग जाएगी तो क्या होगा, सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी और वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देगा। तो आई थिंक आपको सब्सिडी का कॉन्सेप्ट और जीएसटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। अब चलिए हम लोग एक टॉपिक हमने पढ़ा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डिमांड हमने डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ा था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने डिमांड चैप्टर में पढ़ा था। यहाँ पर हमें सप्लाई के बेसिस पे भी जानना है। यहाँ पर बहुत ज्यादा ना आपकी बुक में ब्रीफली दिया, लेकिन क्योंकि इस वजह से नहीं दिया क्योंकि आपको डिमांड चैप्टर में बहुत इत्मीनान से पढ़ाया गया है और समझाया गया और वहां न्यूमेरिकल भी कराया गया और मैंने भी न्यूमेरिकल कराए हैं, 2-4 न्यूमेरिकल तो मैंने खुद करवाए हैं, ठीक है। तो और हर टाइप के क्या है, मैंने 4-5 न्यूमेरिकल कराए हैं। आप जाइए मेरी प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर देखिए डिमांड चैप्टर में मैंने एक वीडियो ही इसी चैप्टर पे बनाई है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से, ठीक है। उसको देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर भी मैं क्लियर कराऊंगा, आपको एक न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा और ये समझाऊंगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या होती है भाई, इसका फॉर्मूला है भाई, किसी भी तरीके से परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई को अगर हम डिवाइड कर देंगे परसेंटेज चेंज इन प्राइस से तो हमें क्या मिल जाएगा, ES इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मिल जाएगी। इसका एक और फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले पे ही न्यूमेरिकल बेसिकली सारे लगते हैं और एग्जाम में भी इसी पर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए कि भाई चेंज Q अपॉन चेंज प्राइस इनटू P अपॉन Q, ये फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखिए कुछ चीजें समझ लेते हैं, आपने डिमांड में भी समझा है कि वहां पर ED करके समझा, यहाँ पर ES करके समझेंगे। ES मतलब इलास्टिसिटी सप्लाई इक्वल तब होगी जब डायग्राम कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ES ग्रेटर देन तब होगी जब प्राइस से सप्लाई कर्व खींची जाए और क्वांटिटी से जब खींची जाएगी तो ES स्मॉलर देन 1 हो जाएगी। ये आपको पता होना चाहिए, आपसे पेपर में पूछ सकता है। बेसिकली आपसे जो आपके MCQ आते हैं उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए सप्लाई
ES इक्वल टू 0, देखिए प्राइस के इक्वल हो जाएगी तो इस तरह का कुछ डायग्राम आपका बनता है, और ES इक्वल टू इन्फिनाइट हो जाएगा तो सप्लाई कर्व आपकी खींचेगी भाई प्राइस वाले एरिया पे, और यहां पर देखिए सप्लाई कर्व क्वांटिटी वाले एरिया पे खींची है। तो ये आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और बेसिकली अगर किसी को वीडियोस के तरह जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, जो भी 10-5 लोग हैं, अगर उनको नहीं समझ आ रहा है तो अगर वो फैजाबाद में रहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे द शिवम 05 पे मैसेज कीजिए, मैं आपको टाइम दे दूंगा और आपको मैं फ्री में आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। आप समय निकाल के आ जाइए, जो जो कॉन्सेप्ट आपके मिस हो रहे हैं तो आप मेरे पास आइए, और मैं न्यावा पे ही रहता हूँ फैजाबाद में। अब इसका नाम अयोध्या कैंट हो गया है, तो आइए, आप आधा घंटा 45 मिनट इनफ रहेगा, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो जो मैं पढ़ा रहा हूं। तो आप आइए, मुझे ज्वाइन कीजिए। चलिए एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, ES के फॉर्मूले पे, इसी फॉर्मूले पे एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आपके लिए बढ़िया हो जाए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए आपके सामने शो हो रहा होगा कि आप प्रोड्यूसर ऑफर टू सेल 400 यूनिट्स, आपको Q नॉट कितना दे रहा है, 400 यूनिट्स, ठीक है, ऑफ अ कमोडिटी, इट्स प्राइस इज 10 रुपीज। प्राइस कितना दे रहा है, P नॉट आपको 10 रुपीज दे रहा है। अब देखिए क्या कह रहा है, while only 200 units are offered if the price reduced to 5 रुपी पर यूनिट। अच्छा, प्राइस क्या रिड्यूस हो जा रहा है और क्वांटिटी भी चेंज हो जा रही है, तो क्वांटिटी चेंज हो गई है यार यहाँ पे 200, और प्राइस कितना चेंज हुआ, 5 रुपए। तो ये आपको समझ में आ गया। आपको मैंने इससे पहले भी फॉर्मूला बताया भाई, ES निकालने का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस इनटू P अपॉन Q। तो देखिए आई थिंक आपको सारी चीजें गिवन है यहाँ पर, आपको कुछ निकालना नहीं है, ना P1 निकालना है ना Q1 निकालना है, तो सिंपल है भाई। देखिए हमें सब गिवन है, हम पुट कर लेते हैं 400 रुपए। P नॉट कितना है भाई, सॉरी चेंज कितना है, 200 रुपए। ओके ओके, चेंज कितना है, 200 रुपए, ठीक है। आपका प्राइस का चेंज कितना है, 5 रुपए, ओके। और आपका भाई प्राइस P नॉट कितना है, 10, और आपकी क्वांटिटी कितनी है, 400, आई थिंक ये। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 0 से 0 चला गया पूरा ये, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर, ये हो गया 2, ठीक है। अब ये आपको इंटू कर लेंगे 4, और नीचे भी 4, आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी ES कितना निकला है, 1 इक्वल टू 1। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, पुट करना है और आपको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा ES इक्वल टू 1। आई थिंक आपको इतना समझ में आ गया होगा। आपका ये चैप्टर थ्योरी ऑफ सप्लाई पूरी तरह खत्म होता है। जो भी चीजें मुझे लगी इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए, आपके एग्जाम से रिलेटेबल है कि आपके एग्जाम में ये सब पूछा जा सकता है, मैंने आपको सब कंप्लीट कराने का कोशिश किया। और कोशिश कीजिए कि मेरी प्लेलिस्ट को आप अपने उसको सेव कर लीजिए, और एग्जाम से पहले आप क्या करिए, उसको देख के जाइए। छोटी छोटी वीडियोस हैं, आपको 10-11 मिनट की हर चैप्टर की, और आप अगर 2x पे उसको लगा के फिर से सुन के चले जाएंगे ना, तो आप लगभग 2 घंटे में उसको खत्म कर जाएंगे और आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। ये मैंने आपके लिए करने का प्रयास किया है कि आपको छोटे से छोटे वीडियोस में ज्यादा से ज्यादा मटेरियल दे देना और आपके लिए आसान कर देना इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इतनी मेहनत कर रहा हूं, इसके लिए आप मेरे लिए बस एक काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को दबा दिए, जब भी मेरी वीडियोस आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने दोस्त और आपसे जो जूनियर है उनको भी बताइए कि ये शिवम लर्नोलॉजी नाम का चैनल है, इसको जाके सब्सक्राइब कर लो, और ये तुम्हारी इकोनॉमिक्स में बहुत मदद करने वाला है। तो इतना कर दीजिए, के लिए जय हिंद।